हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ दोस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो इसमें हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपना सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल में इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको लीनियर मोमेंटम को। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अभी तक हम लोग पोजीशन, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन ये सब देख चुके थे। अब हम लोग को बात करना है मोमेंटम के बारे में। ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 4 चैप्टर में 5 चैप्टर में जो पढ़ चुके हैं वापस उसको हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हर चीज़ को एक अलग तरीके से देखा जाएगा। तो वैसे जो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, P = mv, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। या फिर एक और तरीका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम = फोर्स एक्सटर्नल होता है। मतलब फोर्स को अगर मोमेंटम से रिलेट करना है तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये हम लोग लिखते हैं। तो ये दो चीज़ हम लोग जानते हैं। अब हम लोग को क्या कंसिडर करना है, एन पार्टिकल सिस्टम। तो अब अपने पास क्या है, एन पार्टिकल सिस्टम है। अगर एन पार्टिकल सिस्टम है तो उसमें मास कितना सारा होगा, एन मासेस होगा, सबका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो अगर हमको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ये हम लोग कल ही डिस्कस किए थे, इसका न्यूमेरिकल हम लोग देखे थे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो सबका अलग अलग मोमेंटम एन पार्टिकल का और डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास मतलब इसको सम करेंगे तो एम आ जाएगा, कैपिटल एम। तो कुल मिला के जो रिजल्ट आएगा अपने पास क्या आएगा, एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हो गया किसका, मोमेंटम। मोमेंटम किसका, सिस्टम का हो गया। ये सिस्टम का मोमेंटम हो गया। ये mv1 mv2 एक एक पार्टिकल का मोमेंटम हो गया। और ऐसा कितना पार्टिकल अपने पास, एन पार्टिकल। तो टोटल जो मोमेंटम अपने पास पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा, मतलब हर एक पार्टिकल का मोमेंटम को ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। वो किसके बराबर होगा, पी सिस्टम के बराबर होगा। मतलब अगर पूरे सिस्टम का हमको मोमेंटम बताना है तो हर एक पार्टिकल का मोमेंटम अगर हम ऐड कर देंगे तो अपने को क्या निकल के आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकल के आ जाएगा। तो ये सिंपल हो गया, कोई बहुत बड़ा नहीं था इसमें कुछ रॉकेट साइंस। अब हम लोग बात कर लेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम = फाइनल मोमेंटम, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अभी हम लोग देखिए कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकला है तो कैसे लिखेंगे, ये लिख लेंगे। एम उधर चला जाता है तो मोमेंटम हो जाता है। अब अगर हम लोग बात कर ले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में तो अपने पास जो एफ नेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अगर एफ नेट 0 के बराबर हो गया तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ = ma। एफ किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक, ए तो एम तो कभी 0 नहीं होगा तो 0 क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ही 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गया तो ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ लिखे हैं ये कांस्टेंट हो गया। तो ये हो गया अपने पास कांस्टेंट, और ये कॉपी पेस्ट हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। अब ये जो चीज़ है अपने पास, ये अपने पास कैपिटल एम आएगा तो कैपिटल एम को उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपने पास एक एक मोमेंटम है। तो ये पूरा अगर कांस्टेंट हो गया तो मतलब इसको इधर भेजें, टोटल मास के कांस्टेंट हो। और ये हर एक इंडिविजुअल मोमेंटम हो गया, मतलब P1 से लेके Pn तक। तो मतलब ये जो P1 से लेके Pn है ये कहीं ना कहीं क्या है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम है। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के बराबर। ऊपर अभी हम लोग क्या देखे थे, मोमेंटम हम लोग देखे थे यही वाला चीज़, ये किसके बराबर था, पी सिस्टम का। तो और अभी हम लोग क्या देख लिए, जो पी सिस्टम है वो भी क्या हो गया, कांस्टेंट के बराबर हो गया। अब जो अपने पास इक्वेशन है जो एफ एक्सटर्नल वाला, ये वाला जो रिलेशन हम लोग जानते हैं, एफ एक्सटर्नल = dp/dt, ये वाला रिलेशन हम लोग जानते हैं फोर्स वाला। तो यहाँ पे एफ नेट क्या है, 0 है। तो ये क्या हो गया, dp/dt। अब यहाँ से भी अगर हम लोग बात कर लेंगे तो dp क्या आने लगेगा, 0 के बराबर। और ये क्या हो गया, एक तरह से मोमेंटम क्या हो जाएगा यहाँ से, कांस्टेंट। तो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करने लगेंगे जो द टोटल एक्सटर्नल फोर्स है। तो रिलेशन क्या है अपने को, कंक्लूजन क्या मिला, को कंक्लूजन ये मिला कि जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है एक्टिंग वन सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज 0, द टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब जो एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा अगर वो 0 हो जाएगा तो मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मोमेंटम को हम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट। कब, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई अपना मोमेंटम से रिलेटेड। अब हम लोग बात कर ले वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेंगे। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा ना, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, वही दोबारा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्या है वही बात, एज वी ऑलरेडी स्टडीड। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एज वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट एंड नो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ ए वेक्टर साइन ऑफ स्मॉल।
ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ये सब कहानी, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन बताते हैं। तो जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, अपने को क्रॉस प्रोडक्ट बताना है तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाएंगे, ए से बी, जिधर थंब का डायरेक्शन हो जाएगा वो अपना तीसरे वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। रिजल्ट कैसे लिखते हैं, तो अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा, ये अपने पास वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन हो जाता है वही परपेंडिकुलर वाला। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है तो क्या हो जाएगा, सी कैप हो जाएगा, सी वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब हम लोग देख चुके थे। फिर सेम आपस में प्रोडक्ट देख चुके थे क्या होता है क्या नहीं होता। तो अगर हम लोग बात करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जैसे क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, 2 × 3, जैसे ये हो गया ना 2 × 3 और 3 × 2, बस थोड़ा सा अरेंज किया तो इन दोनों का आंसर तो सेम आता है। लेकिन अगर इस चीज़ को हम लोग बात करने लगेंगे साइन वेक्टर प्रोडक्ट में या फिर ऐसा कह दे क्रॉस प्रोडक्ट में, तब ये बात गलत होता है। अगर हम 2 × 3 = 3 × 2 करेंगे गलत हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट आने लगेगा। जैसे क्या होगा, 2 × 3 का मतलब, जैसे मान लो ये 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक। तो अगर हम 2 × 3 जा रहे हैं मतलब डायरेक्शन ऐसे जा रहे हैं, और 3 × 2 जा रहे हैं मतलब डायरेक्शन ये जा रहे हैं, तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। कुल मिला के इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए रिजल्ट सेम नहीं आता। वही देखो यहाँ पे लिखा माइनस में, अगर माइनस ऑफ बी × ए लेंगे तब अपने पास इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया एक प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर ए डॉट मतलब ए क्रॉस डॉट के साथ कंपेयर किया है, जैसे मान लो ए क्रॉस बी प्लस सी है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी है बी प्लस सी तो उसको भी इस तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले क्रॉस में सेम सिमिलर, जैसे आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू के कैप, अगर सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। लेकिन जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन तीसरे वेक्टर के अलॉन्ग हो जाता है। जैसे आई कैप, ये हो गया अपने पास एक्स एक्सिस वाला आई कैप होता है, वाई एक्सिस वाला जे कैप होता है। तो जो जेड एक्सिस होता है वो क्या हो जाता है अपने पास, के कैप हो जाता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे अगर सेम का प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाता है, 0 आता है। जैसे आई क्रॉस आई करेंगे अगर हम लोग तो 0 आ जाएगा, लेकिन आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। जैसे आई जे गया तो क्या आएगा, के आएगा। जब भी हम लोग देखें आई जे आया तो के आएगा, लेकिन सेम का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाता है। लेकिन अगर यही डॉट में निकालते हैं तो डॉट में इसका 1 आता है, आई कैप इंटू आई कैप मतलब आई स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 1 आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें कैसे फॉर्मूला बनता है, मतलब अगर हमको बताना है कि रिजल्ट क्या आता है ए क्रॉस बी वेक्टर का, अगर हमको रिजल्ट बताना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का तो क्या आएगा, तो ऊपर आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे हो जाएगा ए, जब ए वेक्टर है अपने पास उसका जो सारा मैग्नीट्यूड है वो, जो बी वेक्टर है उसका सारा जो मैग्नीट्यूड है वो बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे, तो आई वाले को कवर करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वाला लिए तो ए वाई बी जेड और ए जेड बी, ठीक है, ये हो गया। वैसे जे वाला हिस्सा लेंगे तो जे वाले को कवर कर लेंगे, तो जब जे वाले को कवर करेंगे क्या मिलेगा अपने को, ए एक्स बी जेड, तो ए एक्स बी जेड और ये दोनों का प्रोडक्ट तो ए जेड बी एक्स, ठीक है। माइनस में पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तीसरा हम लोग लेंगे प्लस में, ये कवर करेंगे इन दोनों का क्रॉस तो ए एक्स बी आई फिर ए वाई बी एक्स, ए वाई बी ए। तो बी देखो साइन क्या होगा, बीच में माइनस लगाना है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, तो प्लस माइनस प्लस इस तरीके से लगाना है, प्लस माइनस प्लस करके। तो ये हो गया अपने पास दो, अगर वेक्टर क्वांटिटी दे रखा अपने को और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो इस तरीके से मैट्रिक्स बना के हम लोग निकाल सकते हैं। ये वाला जो चीज़ है तुम लोग अगर कोई मैथ्स लेकर पढ़ रहा है तो क्लास 11th में ही आता ना मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, 11th में ही आता, तो 11th में इसको पढ़ेगा तुम लोग, ये इस तरीके से सॉल्व करना सीखेगा आगे, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात कर ले यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर के बारे में कुछ, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। अब यूनिट वेक्टर क्या है, मतलब जो भी हम लोग निकाले हैं, अगर हम लोग यूनिट वेक्टर कह रहे हैं मतलब डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी जैसे हम लोग बात किए थे कि अगर कोई एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, जो इन दोनों का रिजल्टेंट आता है तीसरा वेक्टर वो यही तो आता है। तो इसका डायरेक्शन जो बात करेंगे तो इन क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर के, तो वही बात यहाँ पे हो रहा कि जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इन दोनों वेक्टर के। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसको लिखा कैसे जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमको केवल डायरेक्शन अगर बताना है तो डायरेक्शन को एन कैप से लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब वेक्टर का प्रोडक्ट और वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर का प्रोडक्ट
ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इससे हम लोग केवल क्या निकाल सकते हैं, दो वेक्टर का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो एक तरह से पूरा वेक्टर फिर से हम लोग रिवाइज कर लिए, वो भी कौन सा वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, या फिर वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग रिवाइज कर लिए। ठीक है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग रिवाइज कर लिए वापस से। अब इसी में एक क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो डैट ए वेक्टर बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। तो देखो दो तरीका अपने पास है, अपने को प्रूफ करना है कि पैरेलल होना चाहिए। तो अगर हम लोग को पैरेलल प्रूफ करना है तो हम लोग क्या देखें कि दो वेक्टर है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग, तो जो तीसरा आता है वो परपेंडिकुलर आता है। तो अगर दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल है, दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो हमको प्रूफ करना है कि क्या है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो मतलब दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब क्या है, तो ए वेक्टर है आई कैप माइनस 5j कैप, क्रॉस बी वेक्टर अपने पास 2i कैप माइनस 10j कैप। तो आई को आई से करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, आई को जे से करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस 10k कैप आ जाएगा। ठीक है, माइनस आई जे करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, माइनस 10k कैप आ जाएगा, और जे को जे से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ साइन का कुछ गड़बड़ है, इसको प्लस कर दो, ये वाला प्लस में लिख दो। तो 5 2 जा 10k कैप प्लस में आ जाएगा। अब आई को इससे किए, आई को जे को आई को आई से किए तो ये आ गया आई को, तो माइनस 10, इसको आएगा माइनस 10, ये आएगा माइनस 10k कैप। ठीक है, आई को माइनस 10 आया, 5 को 2 से करेंगे तो प्लस का 10 का आएगा, और 5 को जे से करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आया अपने पास। अब देखो ये दोनों क्या आएगा, 0 आएगा। कुल मिला के रिजल्ट क्या क्या, 0। तो यहाँ पे प्लस कर देना, ये प्लस हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है और अपने को पैरेलल प्रूफ करना है, तो दोनों वेक्टर का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अगर 0 के बराबर आ गया मतलब दो वेक्टर क्या हो जाएगा, आपस में वेक्टर हो जाएगा पैरेलल। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा वापस से रिवीजन वाले पॉइंट पे ही चलते हैं। तो देखो लिखा है रीविजिटिंग, किस पे रीविजिट करना है, तो रीविजिट करना अपने को थीटा। थीटा क्या होता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, ये सब याद है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको वापस से रीविजिट करते हैं। रीविजिट मतलब एक बार रिवाइज कर ले क्या क्या फार्मूला था। तो रिलेशन वाला फार्मूला था, रिलेशन क्या था, तो डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन एस आर थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन a इज इक्वल्स टू आर अल्फा। तो लेट अ पाइवटेड डिस्क एंड 2 पॉइंट a एंड b ऑन इट, देन ओमेगा एंड वेलोसिटी विल बी s। कह रहा है कि एक फिगर बना होगा, देखो फिगर बना है ना। अब कह रहा है कि एक पाइवटेड डिस्क है, मतलब इस डिस्क को फिक्स करके रखा गया है। जैसे ये डिस्क है, ये डिस्क है अपने पास, इस डिस्क को फिक्स करके रखा गया है। तो फिक्स करके जब रखे हैं, यहाँ बीच में फिक्स पॉइंट है इसका, यहाँ से इसको फिक्स करके रखे हैं, और ये घूम सकता है, बीच में पॉइंट फिक्स है और अगल बगल ये घूम सकता है। तो ये घूम रहा है, ठीक है, कितने स्पीड से घूमेगा, तो भाई अगर घूम रहा है तो ओमेगा से घूमेगा। तो अब कह रहा है कि दो पॉइंट अपने को कंसिडर करना, ए और बी पॉइंट सेम लाइन पे। देखो ऑल्सो पॉइंट ए एंड बी ऑन इट, ओमेगा एंड वी विल बी एस। तो कह रहा है दो पॉइंट कंसिडर कर लो। एक पॉइंट अपने पास, कलर चेंज कर देते हैं, एक पॉइंट हो गया अपने पास ये जिसको बी बोल दे रहे हैं, और एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं जो सरफेस पे है। तो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है, अब ये घूम के थोड़ी देर बाद घूम के यहाँ पहुँचा होगा, तो ए यहाँ पहुँचा होगा, बी यहाँ पहुँचा होगा, तो इसको हम बोल देते हैं ए डैश, अब इसको बोल देते हैं बी डैश। थोड़ी देर बाद घूम के यहाँ पहुँचा होगा किसी एंगल से, पहले यहाँ था दोनों, अब थोड़ी देर बाद घूम के यहाँ पहुँचा होगा, तो किसी एंगल से घुमा है। ठीक है, इतना बात हो गया। तो जो ओमेगा होगा, ओमेगा कहने का मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ए पॉइंट का चाहे बी पॉइंट का, दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि भाई दोनों घूम रहा है, तो घूमने का जो स्पीड होगा वो सेम हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम लोग बात करें कभी भी घूमने वाले में, तो ओमेगा ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा बी हो जाएगा। कहने का मतलब एंगुलर जो वेलोसिटी है इज सेम। क्यों, बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सेम।
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर निकाले जाएंगे, जैसे मान लो इसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो यही है, इसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यही है थीटा, जिसको अगर मान लो हम थीटा बोल दे रहे हैं, तो बी भी थीटा एंगल घुमा है, ए भी थीटा एंगल घुमा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम में कवर कर रहा है, तो ओमेगा तो सेम हो गया। लेकिन अगर हम लोग वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात करने जाएंगे तो लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होगा। लीनियर वेलोसिटी क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि अगर हम लोग लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात करने आए तो हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो जो वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए है वो ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। जैसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी में बात की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो लीनियर वेलोसिटी में बात करना है लीनियर डिस्प्लेसमेंट का। तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो ए वाले पार्टिकल का, देख लो ए पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, बी पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ए पार्टिकल का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी, तो इसलिए जो वेलोसिटी हो जाएगा ए पार्टिकल का वो ज़्यादा हो जाएगा बी के मुकाबले। तो सेम चीज़ है, सेम सिचुएशन में हर चीज़ को हम देख रहे हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम है लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है। तो किसी का ज़्यादा किसी का कम है, क्यों है? क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। तो वही कह रहा है यहाँ से अगर हम लोग कंक्लूड करने जाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को? तो फ्रॉम हियर वी हैव ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स बट वेलोसिटी डिपेंड अपॉन आर। तो वेलोसिटी डिपेंड करता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे, एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। तो उस हिसाब से देख के सॉल्व करना अपने को। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0, ओमेगा नॉट कहने का मतलब क्या होगा? इनिशियल लीनियर वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाएगा। और जो रिलेशन अपने पास क्या है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ये कह रहा है कि हमेशा ट्रू नहीं होगा। ये ट्रू कब होगा? तो यहाँ पे आता है एक परपेंडिकुलर रिलेशन वाला बात। तो परपेंडिकुलर रिलेशन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा वो किसके बराबर होता है? आर ओमेगा के बराबर होता है। ये बात सही होगा। या फिर ऐसे कह लो मतलब क्या, वी वेक्टर जो होगा वो ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर का प्रोडक्ट होगा। तो ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर है अपने पास, तो ओमेगा क्रॉस आर कहने का मतलब क्या, एक ओमेगा है और एक आर है अपने पास, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो किसके बराबर है? वेलोसिटी का। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा जो आता है वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे हम लोग क्या देखे थे, आई कैप है जे कैप है, उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, जो तीसरा के कैप आ रहा था वो के कैप क्या था? परपेंडिकुलर था। वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर ओमेगा है और आर है अपने पास, तो ओमेगा और आर दो अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वेक्टर ही आएगा, और वो वेक्टर का कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये बात हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या बात करें, थोड़ा सा और इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ, देन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसलिए उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इसलिए उसके पास क्या एक एक्सेलरेशन हो जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज देन इट हैज़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला। अगर कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अगर उसका डायरेक्शन चेंज होता है तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसके पास क्या आता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसके मैग्नीट्यूड में अगर हम लोग चेंज ले आते हैं, मतलब कोई चीज़ घूम रहा है, उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में अगर हम लोग चेंज ले आ दें, तब क्या आएगा अपने पास? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब कोई चीज़ घूम रहा है तो घूमने में तो डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन अगर हमेशा चेंज हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा रहेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसका मैग्नीट्यूड हम फिक्स करके रखें, मैग्नीट्यूड मतलब अगर 20 मीटर पर सेकंड से ही घूम रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड से ही घुमा रहे हैं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उस समय खेल में नहीं रहेगा, मतलब रहेगा लेकिन वैल्यू उसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, हम लोग उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, चेंज नहीं होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर हम लोग ये समझ आ गया कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ खेल होगा, और डायरेक्शन चेंज करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ खेल होगा। ठीक, अब देख लो क्या रिलेशन है अपने पास। तो वेलोसिटी अगर केवल डायरेक्शन चेंज होगा तो उस समय कौन आएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उस समय रिलेशन क्या हो जाएगा? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए v²/r, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स सेंटर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में हर चीज़ को घुमाना ही है, तो घुमाएंगे तो क्या चेंज होता है, क्या नहीं होता है, कितना वेलोसिटी, कितना, ये सब जानना जरूरी है। तो क्या बात हो गया कि अगर हम लोग केवल डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मतलब केवल गोल गोल घुमा रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, उस समय क्या रिलेशन होगा? v²/r। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो उस समय क्या होगा अपने पास? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कैसे लिखेंगे? dv/dt, और ये हो जाएगा v, और v कौन सा? टेंजेंशियल। तो ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जो टेंजेंट हो जाएगा वो उसका डायरेक्शन हो जाएगा। और अगर मान लो दो अपने पास हो गया, एक सेंटर की तरफ हो गया, एक टेंजेंशियल हो गया, तो इसका नेट निकालेंगे तो यही तो नेट होगा। तो ए नेट कैसे निकलेगा? तो ए नेट निकल जाएगा अपने पास √में a² + a² t, ये अपने पास ए नेट निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आएगा।
ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार और कर ले रहे हैं अच्छे से, क्योंकि रोटेशनल मोशन में सब रिवाइज हो जाएगा। अब हम लोग बात कर ले एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट इन चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, या फिर डी ओमेगा अपॉन डी टी, यही तो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से रिलेशन अगर बात करें तो रिलेशन क्या आता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा आता है। तो ए भी क्या होता है यहाँ पे? परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे थे वी परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, वही चीज़ यहाँ पे है ए परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब क्या बात होगा? टॉर्क के बारे में बात होगा। टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क के बारे में हम लोग बात कर लेंगे कल, या देख ले टॉर्क के बारे में भी बात करें, ज़्यादा नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, कपल है, ये सब एक साथ जाएगा ना तो बहुत बढ़िया रहेगा एंगुलर मोमेंट। कल ही बात कर लेंगे टॉर्क का, ये पूरा कंप्लीट कर देंगे एंगुलर मोमेंटम तक। हाँ, कल ही बात करेंगे टॉर्क के बारे में, ठीक है, क्योंकि एक फ्लो में जाएगा तो ठीक रहेगा। अभी हम टॉर्क डिस्कस करेंगे, फिर कल टॉर्क से रिलेटेड ही सारा कहानी है। तो फिलहाल अभी यहीं तक रहने देते हैं। जितना भी है, बहुत बड़ा वीडियो तो बना नहीं, और वीडियो बहुत बड़ा बनाने का ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझ आना चाहिए उतना पढ़ना है। तो जितना भी है उम्मीद करते हैं सब समझ आया होगा। हम लोग पुराना चीज़ ही रिवाइज़ किए, कुछ अभी बहुत नया नहीं पढ़े। तो ठीक है, जो भी है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है और कोशिश करना है कुछ अच्छा करने का। तब तक के लिए